ब्रूस ली अब तक के सबसे प्रभावशाली मार्शल आर्टिस्ट थे। उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया और पश्चिमी दुनिया में मार्शल आर्ट की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनका जन्म ली जून फैन के रूप में 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था, जब उनके पिता, एक ओपेरा गायक, अमेरिका का दौरा कर रहे थे। वह बचपन में अपने माता पिता के साथ हांगकांग लौट आए और बाल कलाकार के रूप में काम किया। उन्होंने 13 साल की उम्र में मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था। 18 साल की उम्र में वह अमेरिका लौट आए, जहां उन्होंने नाटक और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और एक मार्शल आर्ट स्कूल खोला। 26 साल की उम्र में उन्होंने एक मार्शल आर्ट फाइटर के रूप में अमेरिकी टेलीविजन पर अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। ली ने कुंग फू, तलवारबाजी, मुक्केबाजी और दर्शन शास्त्र जैसी विभिन्न प्रशिक्षण विधियों को मिलाकर जीत कुंडो या द वे ऑफ द इंटरसेप्टिंग फिस्ट नामक अपनी खुद की लड़ाई शैली बनाए। उन्होंने पानी बनो मेरे दोस्त जैसे दार्शनिक उद्धरण भी लोकप्रिय बनाए। वह 29 साल की उम्र में हांगकांग लौट आए, जहां उन्होंने लेखक, निर्देशक, मुख्य अभिनेता और फाइट सीन कोरियोग्राफर के रूप में काम किया। ली की 32 साल की उम्र में 20 जुलाई 1973 को हांगकांग में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। अब तक ब्रूस ली की मौत का कारण अज्ञात था, हालांकि कई परिकल्पनाएं सामने रखी गई हैं, जिनमें ट्रॉयड गैंगस्टर्स द्वारा हत्या से लेकर 2018 में नवीनतम सुझाव तक शामिल हैं कि उसकी मौत लू लगने से हुई है। शव परीक्षण में मस्तिष्क क्षोभ का पता चला। पिछले प्रकरण का निदान 2 महीने पहले सेरेब्रल एडिमा के रूप में किया गया था। ब्रूस ली की मृत्यु के बारे में कुछ तथ्य सार्वजनिक हैं। उनकी मृत्यु के दिन वह और उनकी फिल्मों के निर्माता रेमंड चाओ बेटी टिग पेई के घर गए, जो ली की प्रेमिका मानी जाती थी। ली ने टिग पेई के साथ कुछ घंटे अकेले बिताए और घर जाने से पहले मारिजुआना का इस्तेमाल किया, जहां ली ने एक आगामी फिल्म के कुछ दृश्यों में सक्रिय रूप से अभिनय किया। शाम करीब 7:30 बजे पानी पीने के बाद सिर में दर्द और चक्कर आने लगे। टिग पेई ने उसे एक इक्वेजेसिक गोली दी, मेप्रोबामेट और एस्पिरिन का एक संयोजन जो उसने पहले लिया था, और ली आराम करने के लिए बेडरूम में चला गया। रेमंड चाओ उस समय चले गए। टिग पेई ने रात करीब 9:30 बजे ली को बेहोश पाया। उसने चाओ को फोन करके ली को जगाने की कोशिश की, जो घर चला गया था लेकिन असफल रहा। उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया, जिसने बिना किसी सफलता के अगले 10 मिनट तक कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन किया। ली को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम में कोई बाहरी चोट या काटने का निशान नहीं दिखा। गंभीर सेरेब्रल एडिमा के परिणामस्वरूप मस्तिष्क का वजन सामान्य 1400 ग्राम की तुलना में 1575 ग्राम हो गया। पेट में गांजे के अंश मिले। ब्रूस ली की मृत्यु को आधिकारिक तौर पर एक्वाजेसिक के प्रति अतिसंवेदनशीलता के कारण होने वाले मस्तिष्क क्षोभ का परिणाम माना गया था। एक्विजेसिक के प्रति अतिसंवेदनशीलता के कारण सेरेब्रल एडिमा, एक्वेजेसिक, एस्पिरिन, मेप्रोबेमेट के घटकों के प्रति अतिसंवेदनशीलता को मृत्यु का आधिकारिक कारण माना गया। हालांकि ली ने ये दवा अपनी मृत्यु से पहले और उस दिन ली थी, लेकिन अस्वस्थ महसूस करने के बाद उन्होंने इसे लिया था। पहले से ही ऐसे लक्षण थे जिन्हें सेरेब्रल एडिमा यानी सिरदर्द द्वारा समझाया जा सकता था, और नेक्रोप्सी में सेरेब्रल एडिमा थी। अपेक्षित नहीं था। सिर्फ एक ही कारण, मृत्यु का कारण इक्वेजेसिक के प्रति अतिसंवेदनशीलता निर्धारित किया गया था। इक्विजेसिक के प्रति अतिसंवेदनशीलता के कारण सेरेब्रल एडिमा, इक्वेजेसिक, एस्पिरिन और मेप्रोबेमेट के घटकों के प्रति अतिसंवेदनशीलता को मृत्यु के आधिकारिक कारण के रूप में पहचाना गया था।
हालांकि ली ने ये दवा पहले ली थी और अपनी मृत्यु के दिन उन्होंने अस्वस्थ महसूस करने के बाद इसे लिया था। पहले से ही ऐसे लक्षण थे जिन्हें सेरेब्रल एडिमा यानी सिरदर्द द्वारा समझाया जा सकता था, और एकमात्र शव परीक्षा में सेरेब्रल एडिमा की पुष्टि की गई थी। अपेक्षित नहीं होगा। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वास्तव में इक्वेजेसिक के प्रति अतिसंवेदनशीलता मौत का कारण थी या नहीं।